नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मानव भूगोल के जो तीसरा सिद्धांत है क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत, उसी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो उसमें हमने ये बताया था कि क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विविधता की पहचान सांस्कृतिक मूल्यों और भौतिक तत्वों या सांस्कृतिक तत्वों और भौतिक तत्वों के बीच में जो सामंजस्य, अंतरक्रियाएं, अंतर संबंध होता है, उससे उत्पन्न होती है। अब इसमें जो है ये हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं उसमें मुख्य तो जो कारक हैं वो मानव है। और मानव के जो रहन सहन है, मानव के जो जीवन शैली है, मानव की जो वेशभूषा है, खान पान है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी समान जलवायु प्रदेश में ये आवश्यक नहीं है कि एक जैसी जीवन शैली हो या एक तरीके की संस्कृति हो या एक तरीके के जीवन यापन हो, एक तरह की वहाँ आर्थिक क्रिया हो, ये आवश्यक नहीं हो। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की जलवायु प्रदेशों में ये संभव है कि एक जैसी जीवन शैली हो या उस जीवन शैली में कुछ समानताएं हो। हम बात करें तो ये भी हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के या किसी भी जगह, भौगोलिक जगह गए, वहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध हो, उन संसाधनों के अनुसार ही वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं हो, ये आवश्यक नहीं है। यद्यपि ज़्यादातर समय यही होता है कि जहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध होते हैं वो उसी तरीके से वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं उसके आधार पर ही होती हैं या होनी भी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पर वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उस पर आधारित उद्योग विकसित किए गए हैं। अब इसको हम समझें कि भौगोलिक तत्वों और मानवीय तत्वों या मानव के बीच में जो अंतरक्रियाएं और अंतर संबंध होते हैं, तो उसमें मनुष्य किस तरीके से पर्यावरण के साथ में संतुलन या समायोजन करता है। अब मनुष्य किसी जगह पर जाकर बसता है या किसी भी जगह पर वहाँ जहाँ वो बसा हुआ है, वो वहाँ पर उस भौगोलिक स्वरूप के अनुसार ही उसकी शुरुआत में उसकी आर्थिक क्रियाएं निर्धारित होती हैं, उसका खान पान, रहन सहन सब कुछ निर्धारित होता है। जैसे हम बात करें तो दक्षिण में हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो हैं तहमत, उनकी जो अलग ही वेशभूषा है और खान पान भी अलग है, उनकी बोली भी अलग है। उसी और उत्तरी भारत के लोगों की खान पान, उनकी बोली में उन दक्षिण वालों से अलग है, दक्षिण भारत के लोगों से। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, चूँकि ये उष्ण मरुस्थलीय भाग हैं, तो यहाँ पर लोग धोती कुर्ता एक परंपरागत वेशभूषा के रूप में है और ऊपर पगड़ी होनी चाहिए ताकि तीक्ष्ण धूप से बचा जा सके। इसके विपरीत दक्षिण में आपको इतनी तेज धूप जो है, एक मरुस्थलीय भाग में जैसी धूप होती है उस तरह की तीक्ष्णता वहाँ पर नहीं होती है। तो आपको वहाँ पर पगड़ी का नहीं है, या आप चाहे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य इलाकों में जाएं तो वहाँ पर ये पगड़ी का प्रचलन नहीं है। अब शुरू में ये जो वेशभूषा निर्धारित हुई वहाँ की जलवायु के हिसाब से, वहाँ पर कैसा वातावरण है, कैसा मौसम है, उसके अनुसार होती हैं। खान पान भी उसी प्रकार से, जैसे जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं उनका खान पान में मुख्य जो भाग होगा वो समुद्र से प्राप्त जीवों का होगा या समुद्रिक संसाधनों का होगा, सामुद्रिक भोजन का होगा। उसके विपरीत यदि आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर पूरा मैदानी इलाका है और बहुत अच्छी खेती होती है, तो वहाँ पर आपको मांसाहार पर जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका मुख्य भोजन जो होता है वो शाकाहारी होता है।
या शाक सब्जियाँ होती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो हमारी वेशभूषा है, हमारा खान पान है, ये हमारे संस्कृति का एक पहलू, एक भाग बन जाता है, विशिष्ट पहचान बन जाती है, जिसको हम कहीं नई जगह जब जाते हैं तो उसी को हम साथ में लेकर जाते हैं। तो किस तरीके से भौगोलिक स्वरूप के प्रभाव के कारण कुछ चीज़ें मनुष्य स्वीकार करता है अपने, और धीरे धीरे वो उसके संस्कृति का हिस्सा बन जाती हैं, जिसको वो आगे साथ में ले जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि संस्कृति एक जगह एक ही जैसी रहे। युगों के साथ में, धीरे धीरे समय के साथ साथ में संस्कृति में बदलाव होता है, बाहरी प्रभाव के कारण या आंतरिक जो विकास होता है, चाहे वो तकनीकी विकास हो, चाहे वो वैज्ञानिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, उनके आधार पर भी हमारे जो ये सांस्कृतिक पहलू हैं उनमें बदलाव आते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि भौगोलिक संसाधन किसी जगह उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पर उद्योग विकसित हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो काम करने लोगों की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, वहाँ की जो तकनीकी और वैज्ञानिक विकास है, वहाँ की जो आवश्यकता है, वो उसको बढ़ावा देती हैं। जैसे हम बात करें जापान की, तो जापान में लोहा नहीं उपलब्ध है, लेकिन फिर भी जापान जो है उसने जहाज़ों के उत्पादन में, जहाज़ों के निर्माण में और बड़ी बड़ी मशीनों के निर्माण में बहुत प्रमुख उसका योगदान है, प्रमुख उत्पादन करने में उसका बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि वहाँ पर वैज्ञानिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ, तकनीकों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, कार्यशैली, उनका वर्क कल्चर इस तरीके का है कि वह इन सब चीज़ों ने वहाँ पर इस चीज़ों को, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। और दूसरा उसका तटीय इलाका, ये एक द्वीप के रूप में है, तो उस चीज़ ने भी वहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री या जहाज निर्माण को बढ़ावा दिया। तो इस कारण से वो बाहर से स्टील का आयात करते हैं, इस्पात का आयात करते हैं, और इससे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वहाँ पर विकसित है, हैवी मशीनरी इंडस्ट्री वहाँ पर डेवलप की गई है। तो कहने का अर्थ है कि इस जो क्षेत्र विविधता है या क्षेत्र विशिष्टता जो है, वह केवल भौगोलिक तत्वों पर ही निर्भर नहीं करेगी और केवल मानव पर ही निर्भर नहीं करेगी। इन दोनों के जो अंतर संबंध हैं, जो क्रिया और प्रतिक्रिया हैं, उसके फलस्वरूप ही उस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान बनती है। भूगोल में हम द्वैतवादों को पढ़ते हैं कि भौतिक भूगोल को पढ़ा जाए या मानव भूगोल को पढ़ा जाए, सामान्य भूगोल को पढ़ा जाए या विशिष्ट भूगोल को पढ़ा जाए। सामान्य भूगोल का अर्थ है कि किसी भी तत्व को ले लो, चाहे वो भौगोलिक तत्व ले लो, सांस्कृतिक तत्व ले लो, मुख्यतः भौगोलिक तत्व हो, तो उसका पृथ्वी के ऊपर वितरण किस प्रकार से है उसका अध्ययन किया जाता है, और उसके आधार पर सामान्य नियम प्रतिपादित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सामान्य नियम जैसे मान लिया कि वर्षा और वनस्पति में सीधा संबंध है, वर्षा बढ़ेगी वहाँ पर वनस्पति भी बढ़ेगी। वह जो ये सामान्य नियम है, उसी प्रकार से ये है कि आर्थिक विकास बढ़ने के साथ साथ में मनुष्य का जीवन स्तर भी बढ़ता है। ये एक सामान्य नियम, जिस तरीके से हम यदि इसका आर्थिक विकास की हम यदि वितरण को पढ़ें पूरे पृथ्वी पर अलग अलग देशों में, तो उससे ये सामान्य नियम उद्धृत होते हैं। लेकिन उन सामान्य नियमों की व्याख्या करना, उसके सत्यापन करना, उसके पीछे के कारणों को जानना, विश्लेषण करना, ये क्षेत्रीय भूगोल में होता है। कि एक क्षेत्र विशेष की जो विशिष्ट पहचान है, उस विशिष्ट पहचान को बनाने में कोई एक तत्व प्रमुख हो सकता है, लेकिन उस में उन सभी तत्वों का योगदान जरूर है। सभी तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक तत्व, मानवीय और सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे के साथ में अंतरक्रियाएं और क्रियाएं करते हैं, और उसके फलस्वरूप उस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान बनती है। हम मारवाड़ और मेवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में, मेवाड़ में खान पान में, रहन सहन में, वेशभूषा में आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। उसी प्रकार से जो
हम बात करें, चाहे मकानों की बनावट की बात करें, तो हम देखेंगे कि रेगिस्तानी भागों में वहाँ की मकानों की बनावट जो है वह अलग प्रकार की हैं, और जो मैदानी भागों में अलग हैं और पहाड़ी भागों में अलग हैं। पहाड़ी भागों में देखेंगे कि चूँकि जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है या जहाँ पर हिमपात होता है, वहाँ पर जो छतें बनाई जाएगी वह स्लोप के रूप में बनाई जाएगी, ढाल रूप में बनाई जाएगी। तो ढाल के रूप में बनाई जाएगी, तो उससे ताकि वो हिम जो है या बर्फ़ जो है वो टिका नहीं रहे, वो जमा हुआ नहीं रहे, वहाँ से नीचे गिरता चला जाए। वहीं मरुस्थलीय भागों में हम देखेंगे कि वहाँ पर खिड़की बहुत या तो होती ही नहीं है मकानों में, जहाँ पर अंधड़ आते हैं, बहुत आंधी धूल भरी आंधी आती हैं, वहाँ पर मकानों में या तो खिड़कियाँ होती नहीं है या खिड़कियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, दरवाजे बहुत छोटे होते हैं। तो वो इसीलिए उसका भौगोलिक प्रभाव भी है। तो ये भौगोलिक प्रभाव के कारण अलग अलग उस मकान की बनावट है। लेकिन अब हम देखते हैं कि मरुस्थलीय भागों में भी हमने मकान जो हैं वो शीशों के बनते हैं, मतलब पत्थरों के मकान बन रहे हैं, जो कि पहले गारे मिट्टी के और स्थानीय जो संसाधन उपलब्ध थे उसके बनते थे, और अब वहाँ पर पत्थरों के साथ साथ में वहाँ कांच के मकान बनते हैं। और कांच के मकान की बात करें तो ये कांच के मकान हमारे अनुकूल है भी नहीं, और ये हमारे यहाँ पर इतनी उसकी मान्यता या उसकी एक तरीके से कहें तो पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है, हमारे जलवायु के अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि कांच के मकान जो हैं वो एक हरित गृह के रूप में कार्य करते हैं। ये विदेशों में, जहाँ पर ठंडे प्रदेशों में मुख्यतः, चाहे वो पश्चिमी यूरोप की बात करें, चाहे कनाडा की या उत्तरी अमेरिका की बात करें, उन इलाकों में जहाँ पर ठंडा, जहाँ तापमान बहुत कम रहता है, वहाँ पर घर में ऊष्मा की मात्रा को बनाए रखने के लिए और उच्च ऊष्मा के लिए कांच के मकान बनाए जाते हैं, ताकि वो अपने आप गर्म रहे। क्योंकि कांच का जो एक जो विशेषता होती है वो हरित गृह के रूप में, हरित गृह गैसें जो होती हैं वो उनके रूप में काम करती हैं कि वह सूर्य से आने वाली जो छोटी सूक्ष्म किरणें हैं उनको तो अवशोषित कर लेती है, अंदर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित की गई जो बहुत लंबी तरंगे होती हैं, दीर्घ तरंगे होती हैं, उनको वापस परावर्तित होने नहीं देती हैं, वो कैद करके रखती हैं, उससे मकान अपने आप गर्म हो जाता है। लेकिन भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि ये सांस्कृतिक प्रभाव है बाहर का, तो हमने उसको अडॉप्ट किया है, उसको स्वीकार किया है। अब एक क्षेत्र की विशेषता, जैसे तो क्षेत्र की जो विशेषता होती है वह धीरे धीरे बदलती भी रहती है, उसका स्वरूप, लेकिन जो उसका मुख्य स्वरूप है, उसकी जो मुख्य पहचान है वह समान ही रहती है। आज हमारी बोलचाल, जो बोली की भाषा है, वो धीरे धीरे उसमें अंग्रेजी के शब्द भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले फारसी शब्द ज़्यादा होते थे, उर्दू के शब्द होते थे, अब अंग्रेजी के शब्द भी हमारे भाषा में शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत जो है वह मानव भूगोल का तीसरा प्रमुख सिद्धांत है। जो पहले दो सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और पार्थिव एकता के सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्रियाशीलता होगी, क्रियाशीलता होगी तो परिवर्तन होगा, और परिवर्तन तभी होगा जब एक सभी तत्व जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और पृथ्वी के ऊपर सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिससे एक क्षेत्र की विशिष्ट पहचान स्थापित होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे कक्षा में हम संभववाद, निश्चयवाद आदि टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।